आतंकवाद के अगेंस्ट की लड़ाई में हम इजराइल के साथ भी यूनाइटेड नेशंस को भेजेंगे। यूनाइटेड नेशंस कौन है भाई? कारगिल के युद्ध में किसी ने बहुत ज्यादा मदद भारत की थी तो वो इजराइल था। आपने पैलेस्टाइन के समर्थन की बात कही, लेकिन आपका मैं बैकग्राउंड देख पा रहा हूँ, इसराइल का फ्लैग लगा हुआ है, इंडिया और इसराइल का। पैलेस्टाइन का कुछ सांकेतिक चित्र नहीं नजर आ रहा। जो बाइडेन ने जाने से पहले, इसराइल पहुंचने से पहले एक बयान दिया था जिसने कहा कि वो गलती मत करना जो हमने अफगानिस्तान में। भारत नहीं चाहता कि इसके अंदर घी डालने का काम करे। अटल बिहारी वाजपेयी के उस बयान की भी चर्चा होने लगती है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि अरबों की जिस जमीन पर इसराइल कब्जा करके बैठा है वो उसे खाली करनी होगी। सांप का सर कुचलना पड़ेगा सर, और वो सर पैलेस्टाइन में नहीं है, वो तेहरान में है, और ईरान भी यही चाहता है कि इसराइल को मिटा दो। तो इसराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में आपने रोज नई अपडेट सुनी। वर्ल्ड वॉर 3 की आहट से जोड़कर भी देखा गया इसको। पीएम मोदी की एक हालिया पोस्ट को लेकर लोग ये आकलन करने लगे कि जंग में इंडिया पूरी तरह से इजराइल के साथ है। लेकिन क्या असल में ऐसा है? पीएम मोदी का स्टैंड नेतन्याहू के साथ है इस जंग में? और अगर वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनती है तो इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए? इजराइल या पैलेस्टाइन? किस मुल्क का समर्थन भारत के लिए बेहतर है? ऐसे तमाम अलग अलग सवालों के जवाब तलाशने के लिए चर्चा है। हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड जनरल ए.के. सिवाच साहब और दीपक वोरा साहब, फॉर्मल डिप्लोमेट हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का टीवी 9 पर। थैंक यू। शुक्रिया जी सिवाच साहब, शुरुआत आपसे करूंगा चर्चा की। 16 दिन हो गए इस जंग के। तमाम अटकलों के बीच आज तमाम अखबारों की एक हेडलाइन बनी कि जंग से करा रहे फिलिस्तीन को भारत ने राहत सामग्री भेजी। बीते रोज फिलिस्तीन को फोन भी किया गया था फिलिस्तीन में पीएम मोदी की ओर से। और एक दिग्गज मीडिया हाउस की एक हेडलाइन और है कि पुराना दोस्त फिलिस्तीन था, फिर इजराइल के साथ क्यों है पीएम मोदी? ऐसी हेडलाइनें बन रही हैं। क्या कहता है आपका सर आकलन ऐसी तमाम हेडलाइन और अटकलों को लेकर? हाँ देखो प्रियांक, इसमें कोई शक नहीं कि भारत क्या कोई स्टैंड में बदलाव नहीं। भारत हरदम पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है और भारत ने हरदम बोला है कि पैलेस्टाइन का जो कोज वो ठीक है और उनके लिए एक देश होना चाहिए। 2 नेशन थ्योरी को मानता रहा है। और जो अभी बातचीत की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, वो आतंकवाद के अगेंस्ट की है। हमास एक आतंकवाद है और उसने जो 7 अक्टूबर को इजराइल पे किया है वो आतंकवादी अटैक किया है। तो भारत ने वो आतंकवादी अटैक को एक प्रकार से दुष्कारा है और बताया है कि जो इजराइल पे हमास ने किया है और उसके हम बिल्कुल अगेंस्ट है, वो एक टेररिस्ट एक्शन है। मगर हम ये कतई नहीं कहते कि पैलेस्टाइन के जो सिविलियन है, पैलेस्टाइन कोज को हमने छोड़ा है। और यही देखें आज प्रियांक, हमने अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो भी भेजनी स्टार्ट करती है और आज हमने काफ़ी ट्रक भेजे हैं जिसमें खाद्य मटेरियल भी है, मेडिसिन भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक बड़ा मैच्योर स्टेप लेगा इस लड़ाई में। भारत चाहेगा कि इसको डिफ्यूज किया जाए और बातचीत से इसका कोई हल निकाला जाए। तो ये सच्चाई है कि अगर कोई ऐसा देश जो कि पैलेस्टाइन के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं, उसके इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, मिडल ईस्ट के जो देश हैं उनके साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं और रूस के साथ भी अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई देश हो सकता है जो शांति की पहल कर सकता है या शांति के ऊपर अपना रोशनी डाल सकता है। मगर ये सच्चाई है, भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई ज़्यादा फैले। वो चाहता है कि कहीं ना कहीं डायलॉग और डिप्लोमेसी से इसके अंदर कुछ ना कुछ पीस आनी चाहिए और इस पे बातचीत अब स्टार्ट होनी चाहिए, चाहे वो कतार हो या बाकी देश हो। भारत चाहेगा बातचीत हो और कहीं ना कहीं जो होस्टेजेस बनाए हैं हमास ने उनको रिहा किया जाए और आगे बातचीत हो, तो ये जो पैलेस्टाइन के लोग मर रहे हैं एक प्रकार से गाजा पट्टी में, वो बंद हो। जी सर, दीपक सर हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप इत्तेफाक रखते हैं सिवाच साहब के नज़रिए से भारत की विदेश नीति के लिहाज से भारत का स्टैंड ऐसा क्या होना चाहिए जो सबसे बेहतर होगा? पीएम मोदी की उस पोस्ट पर भी थोड़ा प्रकाश डालें जिसमें उन्होंने हमास की खुले तौर पर खिलाफत की थी। आभारी हो सर, जब भी आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुनिया भर में प्रसिद्ध है एंड यू आर वेरी ब्रिलियंट। फिर जनरल सिवाच साहब की जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। सवाल आज उठता है
आतंक दुनिया में कहीं पर भी हो हम उसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पड़ोसी है, शायद आपने उसका नाम सुना होगा। उसने आतंक को तो अपनी स्टेट पॉलिसी बना दिया है सिंस 1947, जब वो अपने कबीलों को पकड़ आया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से, बोला जाके भारत पर हमला करो क्योंकि कश्मीर में बहुत खूबसूरत औरतें हैं, बहुत सारा सोना है, बहुत सारा माल मिलेगा, जाओ वहाँ। तो NWFP का कोई कॉमन बॉर्डर नहीं था कश्मीर के साथ, लेकिन वो पहुंच गए। तो ये फर्स्ट नो कॉस्ट ऑपरेशन था, या लो कॉस्ट ऑपरेशन, सेल्फ फाइनेंसिंग ऑपरेशन। पैसे वैसे हैं नहीं उस कंगाल देश के पास, लेकिन उस समय भी इनसे कहा था जो लूट सकते हैं जाके लूट लो। जनरल सहवाग साहब ये जानते हैं, माय लेट फादर वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दैट डिफेंस ऑफ इंडिया। अब आज जो हो रहा है सर, सो वी बीन सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म, और दुनिया में कहीं पर भी अगर आप देखेंगे जो स्टेटमेंट्स हमने इशू किए, कहीं पर भी टेरर अटैक्स होते हैं, वी ऑलवेज कम आउट एंड से वी कंडेम दिस, क्योंकि टेररिज्म इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर फॉरेन पॉलिसी। भले ही लोग जो मर्जी समझे, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हम निंदा करते हैं किसी प्रकार के आतंकी हमले की, और जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया इजराइल के बरखलाफ सर, कुछ लोग कहते हैं वो तो हैवानियत थी, और मेरा कहना है कि आप हैवानों की बेइज्जती मत करिए, ये तो हैवानियत भी नहीं थी, उससे कहीं बदतर चीज है, जहां एक मरे हुए लड़की के शव के साथ आप बलात्कार कर रहे हैं और अब चिल्ला रहे हैं अल्लाहू अकबर। ये चीजें किसी धर्म में नहीं होती। बिल्कुल। तो जो देखा इजराइल ने, जो इजराइल के साथ बीती उस समय, उनको धक्का लगा कि हम तो बड़े पावरफुल थे, बड़े शक्तिशाली थे, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं वो बड़ा वॉलेटाइल है, हॉस्टाइल एरिया है। कुछ देशों ने भले ही हमारे साथ दोस्ती कर ली हो, लेकिन अभी भी हमास फॉर एग्जांपल, उनका तो चार्टर ये कहता है कि इजराइल को मिटा दो, और ईरान भी यही चाहता है कि इजराइल को मिटा दो। कहाँ जाएंगे ये? सो उनमें गुस्सा था कि इजरायली आर्मी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, हमारे इंटेलिजेंस ढूंढ नहीं पाए, तो उन्होंने फिर रिएक्ट किया। इस चीज में एक बड़ी मजेदार, अब मैं काफी सोचता रहा हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति हाल ही में वहां गए थे, उनसे पहले जर्मन गए, उनके बाद में सुनाक साहब गए, और फिर मेरा कल फ्रांस के राष्ट्रपति भी जाने वाले हैं अगले 1-2 दिनों में। तो जिसको देखो पश्चिमी देश से वो वहां पे पहुंच रहा है बताने के लिए कि टाइगर मैं भी अभी जिंदा हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं। जो बाइडेन ने जाने से पहले, इजराइल पहुंचने से पहले एक बयान दिया था जिसने कहा कि वो गलती मत करना जो हमने अफगानिस्तान में की थी। हमें बहुत गुस्सा था। वो क्या गलती की थी अफगानिस्तान में? जनरल सहवाग मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपने बम फेंक फेंक के तालिबान की नाक में दम कर दिया, और तालिबान इधर उधर भागता रहा, विच इज ट्रू कि टाइगर हम पे बम मत फेंको, हम सरेंडर करने को तैयार हैं। उस समय अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी जिन्हें मैं जानता था, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, उन्होंने कहा वी डोंट एक्सेप्ट सरेंडर। बड़ा टाइगर आदमी है यार, वी डोंट एक्सेप्ट सरेंडर, वो तो आत्मसमर्पण करने को तैयार है, पर आप ले क्षमा कीजिए, आई हैव अ स्लाइट कोल्ड, इसीलिए आई हैव टू कीप ब्लोइंग माय नोज एवरी टाइम, माफ कीजिएगा। सो व्हाट हैपेंस इज दैट गलती पहले ये हुई, आपने बम मारे, उसके बाद जो स्ट्रक्चर था वहां का आपने टोटली डिसमेंटल कर दिया, गवर्निंग स्ट्रक्चर। इराक में भी वही किया, सद्दाम हुसैन को तो मार दिया, लेकिन उसकी बाथ पार्टी को खत्म कर दिया, जो सिविल सर्विस ही खत्म कर दिया, आर्मी को डिसबैंड कर दिया। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? तो ये कह रहा है जो बाइडेन के, बड़े ध्यान से सोचिए। ऑलराइट, आपने मारा, बम मार मार जितने बम फेंकते हो, हमास का नुकसान होता है, लेकिन पैलेस्टीन के लोग नाराज होते हैं जो सिविलियन है। चलिए मान लिया आपने उनको मार दिया, आप ग्राउंड अटैक किया, आपने हमास को बाहर निकाल दिया, देन व्हाट? फिर क्या करेंगे आप? हुकूमत करेंगे? 40 साल तो आपने हुकूमत की थी। साहब, उनकी ओर से ये इस तरह का बयान भी था कि गाजा पर कब्जा करना एक बड़ी गलती होगी इजराइल की ओर से। इसके भी मायने बड़े गंभीर कह रहे थे कि हमने भी एक 25 साल के छोकरे को भेज दिया अफगानिस्तान में, बोला तो अब उस देश को चलाओ, जो कुछ उन्होंने अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट ये वो बनाई थी। ये चलता नहीं है सर। एक आपने नाम सुना होगा चेंगिस खान का, उन्होंने कहा था घोड़े की पीठ पर बैठ के किसी देश पर काबू करना तो बड़ा आसान है, घोड़े की पीठ से उतर के हुकूमत करना बहुत मुश्किल। सो दिस इज एग्जैक्टली जो उनको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद क्या? मान लीजिए हमास कल चंद्रमा पे चला गया, सारों को मार दिया, पैलेस्टीन के लोग तो पहले ही आपके अगेंस्ट हैं, तो आप हुकूमत कैसे करेंगे? 40 साल का तजुर्बा भूल गए हैं। अब ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो मेरे विचार में है, सांप का सर कुचलना पड़ेगा सर, और वो सर पैलेस्टाइन में नहीं है, वो तेहरान में है। उस सर को जिस दिन आपने कुचल दिया, फिर आप देखेंगे कि गाजा के लोग, उनकी डेवलपमेंट होगी, ये होगा वो होगा, वो चीजें उनको बहुत फायदा होगा। और हम तो शुरू से कई सालों से, जब से हमने पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है, हम तो उनकी मदद करते रहे हैं।
10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन। अब हमने सामग्री भेजी है। और आपको ये भी बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 मेंबर हैं, जबकि एक्चुअली 195 देश दुनिया में माने जाते हैं। एक तो मेंबर नहीं है होली सी, वेटिकन, जहाँ पे पापा जी पोप साहब रहते हैं, और दूसरा है द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। है देश, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, बट संयुक्त राष्ट्र संघ का अभी तक मेंबर नहीं है। सो देयरफॉर व्हाट नेक्स्ट, ये जवाब हम सबको, आतंक को मिटा दीजिए, नो क्वेश्चन, नो मर्सी, लेकिन उसके बाद क्या? जी शिवाज साहब, मैं चाहूंगा व्यूअर्स के लिए इस टिपिकल सवाल को भी थोड़ा सा आसान करें कि भारत के लिए फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का साथ देना, दोनों को बैलेंस करे रखना क्यों जरूरी है, और या फिर कोई बड़ी मजबूरी है दोनों देशों को बैलेंस करना? थोड़ा स्पष्ट करें सर। हाँ बिल्कुल प्रियंक, मजबूरी भी है, रिक्वायरमेंट भी। इसमें कोई शक नहीं कि जो पैलेस्टाइन है वो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ है, और मुस्लिम वर्ल्ड इसको रिकग्नाइज करता है कि पैलेस्टाइन की जो प्रॉब्लम है, तो भारत चाहता है कि उसके रिलेशन मुस्लिम वर्ल्ड से अच्छे हों, चाहे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, और ईरान के साथ भी भारत के रिलेशन अच्छे हैं, सुन्नी शिया दोनों से अच्छे हैं। तो भारत को मालूम है कि ये इलाका बहुत ज़्यादा है। अब एक तो हमारे वहाँ 30-35 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं, हमारा ऑयल आता है, हमारा वहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुस्लिम वर्ल्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अभी भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की बात हो रही थी, जिससे बहुत फायदा होने वाला था भारत को भी, और यूएई को भी, और इजराइल को भी। और कहीं ना कहीं ये इनको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं खटास में लगा, स्पेशली चीन को। तो ये सच्चाई है कि भारत चाहेगा कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अच्छे रिलेशन हो, तो इसके लिए पैलेस्टाइन के साथ, भारत पैलेस्टाइन कोज के साथ हरदम खड़ा रहा है, और भारत चाहता है कि जो पैलेस्टाइन के लोग हैं उनकी जेन्युइन डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। और भारत चाहता है कि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके साथ भारत के अच्छे रिलेशन हैं, और वो चाहे शिया हो या सुन्नी। अब आती है बात इजराइल की। हाँ, इजराइल के लिए भी भारत चाहता है बहुत अच्छे रिलेशन हो, क्योंकि इजराइल और भारत का डिफेंस जो डील है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर कारगिल के युद्ध में किसी ने बहुत ज़्यादा मदद भारत की थी तो वो इजराइल था। उसने हमें बम भी दिए, हमें टेक्नोलॉजी भी दी। जो एक टेक्नोलॉजी आज अमेरिका मानने को तैयार हुआ है, जिसको क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो एक देश इजराइल ही है जो भारत को पहले भी देता रहा। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल भी भारत के लिए बहुत अहम है, और इसलिए भारत उसको भी डिसऑन नहीं कर सकता। और जो इजराइल पे 7 अक्टूबर को हुआ है वो एक आतंकवाद हमला है, और वोरा साहब ने बहुत अच्छा बताया, एम्बेसडर साहब ने, कि भाई हम गुड और बैड टेररिस्ट को नहीं मानते, हम मानते हैं जो भी आतंकवाद है वो सब बराबर है। और ये विडंबना है, आज तक यूनाइटेड नेशन में टेररिज्म की परिभाषा नहीं हो पाई है। मगर ये सच है कि भारत जो है वो आतंकवाद के बिल्कुल अगेंस्ट है। और भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ, मैं यही कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत उससे भी अच्छे रिलेशन रखना चाहेगा। तो भारत को ये बैलेंसिंग एक्ट करना है, ये इतना आसान नहीं होगा। इस बैलेंसिंग एक्ट को लेके चलना है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड और पैलेस्टाइन के साथ भी रहें, और हम कहीं ना कहीं आतंकवाद के अगेंस्ट चलें, और आतंकवाद के अगेंस्ट की लड़ाई में हम इजराइल के साथ भी हैं। तो ये सच्चाई है कि ये एक बहुत ही नपातुला है, और भारत चाहता है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति आए, क्योंकि लड़ाई किसी चीज का हल नहीं। अगर ये लड़ाई फैलती है तो इसका दायरा बढ़ सकता है, और कहीं ना कहीं ईरान के अंदर, ईरान जो आने को तैयार है, और मुझे लगता है हिजबुल्ला जो है वो इमीडिएटली इस लड़ाई पे जब मारेगा, जैसे ही ग्राउंड अटैक करने की कोशिश करेगा इजराइल, और उसको भी मुझे लगता है कुचलना बहुत जरूरी है इजराइल के लिए, क्योंकि जो हिजबुल्ला है वो हमास से भी ज़्यादा ताकतवर है, और उसको भी उसने जो सामान और वेपन इक्विपमेंट जो दिया है वो ईरान ने दिया। तो मुझे लगता है कि सच्चाई ये है, भारत इस लड़ाई में ऐसा रोल प्ले करना चाहता है कि भारत पैलेस्टाइन के साथ भी खड़ा है, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भी खड़ा है, और भारत आतंकवाद के अगेंस्ट है। ऐसे में भारत इजराइल के साथ भी खड़ा है। भारत चाहता है डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति आए, आतंकवाद का सफाया हो। जब आतंकवाद की बात होती है तो भारत इजराइल के साथ भी खड़ा है, मगर जब पैलेस्टाइन कॉज की बात होती है तो भारत मुस्लिम वर्ल्ड ठीक है सर, लेकिन एक बड़ा धड़ा ये भी कहता है समर्थकों का कि हमास के साथ भी अन्याय किया गया है इजराइल की ओर से लंबे वक्त से, इसलिए वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मजबूर हुए। इस तरह की बातें भी उनके समर्थकों का धड़ा कहता है, तो इसको लेकर क्या स्पष्टीकरण हो? हमास के साथ हमने ज्यादती नहीं की है, अगर की है तो लोग कहते हैं इजराइल की बात है, इजराइल की ओर से
इसराइल ने, वो लोग कहते हैं कि इसराइल ने गाजा के सिविलियंस रेजिडेंट्स के साथ जुल्म किया, हमास के साथ। हमास का किसी ने नाम नहीं लिया, सिर्फ ईरान है जो कहता है अरे मेरी डार्लिंग, मेरी स्वीट हार्ट आ जाओ। लेकिन हमास के लोग वहीं से आए हुए हैं जो हमास को आज समर्थन कर रहे हैं, हमास में ज्वाइन हो रहे हैं, वो वही लोग हैं जिनके साथ इस तरह की ज्यादती हुई कथित तौर पर, अगर उन लोगों की मान ली जाए तो। सर वो तो है ना, वो तो गाजा के लोग हैं ना, पैलेस्टीनियंस जी। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, 47 में रेजोल्यूशन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ में कि पैलेस्टाइन टेरिटरी को डिवाइड कर दिया जाए, एक हिस्सा यहूदियों का, दूसरा अरब्स का। यहूदी लोगों ने कहा कि हम तो भांगड़ा करके स्वीकार करते हैं, अरब बोले हमें नहीं चाहिए। 5 देश मिलकर ठोका, उन्होंने ठोकने की कोशिश की इसराइल को। और उस समय क्या हुआ था सर, इसराइल ने अपनी आजादी की घोषणा की और इजिप्ट ने गाजा पट्टी पर हमला कर दिया, जॉर्डन खा गया वेस्ट बैंक को। और फिर 67 में जब जंग हुआ तो इसराइल ने वेस्ट बैंक भी ले लिया और गाजा पट्टी भी ले ली, उन पे हुकूमत की 40 साल के लिए। फिर देखा कि कुछ होने नहीं वाला, ये तो और मुसीबत आ रही है, तो वापस कर दिया पैलेस्टीन अथॉरिटी को, लो भाई तुम जाओ, तुम इसको संभालो। फिर वहां पर यह हमास उठना शुरू हुआ और एक ही इलेक्शन हुई थी जिसमें हमास जीता और उसने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को बाहर निकाल दिया वहां से, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं। अब क्वेश्चन ये है, जनरल सिवात मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो गाजा पट्टी के लोग हमास को सपोर्ट करते हैं सर, एक सवाल है, क्या प्रेम, उनके प्रेम के कारण सपोर्ट करते हैं या उनके डर से सपोर्ट करते हैं? कश्मीर में भी ये मैं सवाल पूछा करता था आतंक के हाइट पे कि यू आर सपोर्टिंग जो आतंकी है वहां पे, क्या उनसे डरते हो या उनसे मोहब्बत करते हो? किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया इसका। आज तो सब कहते हैं कि हम तो डरते थे और फिर जब आप लोगों ने 370 हटाया तो अब हमारा डर दूर हो। ये बात की बात है। सो सिचुएशन टुडे इज who's going to rule that party? यूनाइटेड नेशंस को भेजेंगे। वो यूनाइटेड नेशंस कौन है भाई? चंद्रमा से आया है, हमारे लोग वहां बैठे हुए हैं, हर जहां जाते हैं फेल हो गए हैं। अभी उनका एक, वो तो मेरी परदादी की परदादी है ना, यूनाइटेड नेशंस, सोती रहती है न्यूयॉर्क में, खुराटे भरती है, फिर उठ के एक भाषण देती है, फिर सो जाती है। अभी उनका सेक्रेटरी जनरल अपने आप को कहता है, बेचारा बड़ा गरीब सा यूरोपियन है, वहां पहुंच गया, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजनी। तेरे को बुलाया किसने? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नॉर्मली उसके पास 2 वाक्य होते थे सर, सुनिएगा बड़े ध्यान से, 2 वाक्य होते थे जब कहीं पे भी जंग हो। पहला वाक्य होता था सीज फायर, दूसरा होता था रिस्ट्रेंट। इस बार नहीं बोला शांति, क्या उसने कुछ नहीं बोला। अब यहां गया है तो उसने बोला, क्योंकि उसको सेकंड टर्म चाहिए और अमेरिकी वीटो कर देंगे, गया बात। तो इस समय वो भी खेल खेल रहा है अपने, एवरीबॉडी इज प्लेइंग वन गेम। रूस का खेल है, यूक्रेन में अमेरिका मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, मैं अमेरिका को यहाँ कमजोर करने की कोशिश कर रहा हूं। चीन कहता है भड़काओ भड़काओ भड़काओ, ताकि जब मैं ताइवान पर हमला करूंगा कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। ईरान का ये खेल है कि सऊदी अरेबिया अपने आप को बड़ा चौधरी समझता है इस्लामिक दुनिया, मैं फॉर्म बनाने से 2 दिन दूर हूँ। फिर वो आपका पड़ोसी जो है बेवकूफ देश, वो कहता है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास तो 500 ग्राम के न्यूक्लियर बॉम्ब है जनरल साहब, आपको मालूम नहीं था, आजकल बना रखे हैं, जेब में रख के घूमते हैं कि 500 ग्राम का बॉम्ब है, वो हम जाके इजराइल पे फेंक देंगे, एक भारत पे फेंक देंगे। सो एवरीबॉडी इज लुकिंग एट इट फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ सर, और मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हम दोनों तरफ से कह रहे हैं हम आपके दोस्त हैं, आपको हम मदद दे रहे हैं और हमास को हम किसी प्रकार का समर्थन नहीं दे रहे। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी। पता नहीं लोगों के दिमाग में ये शंका क्यों आ रही है। आपने पैलेस्टाइन के समर्थन की बात कही, लेकिन आपका मैं बैकग्राउंड देख पा रहा हूँ, इजराइल का फ्लैग लगा हुआ है, इंडिया और इजराइल का। पैलेस्टाइन का कुछ सांकेतिक चित्र नहीं नजर। मैं बता दूं सर, 7 अक्टूबर को मैं इजरायली था, 7 अक्टूबर को मैं यहूदी था। कर ले किसने जो करना है, मेरा दिल तो उनके साथ है सर। जी, आपने मतलब सांकेतिक तौर पे ये बताने की कोशिश की है कि भारत और इजराइल के एक अटूट संबंध बने रहने चाहिए हर परिस्थिति में। सिवात साहब, इस जंग में भारत के स्टैंड की अगर चर्चा हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी के उस बयान की भी चर्चा होने लगती है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो उसे खाली करनी होगी। तो क्या यह स्टैंड उस वक्त का था? अब हालात बदल चुके हैं। हाँ देखो प्रियांक, कुछ हालात तो बदले, मगर भारत ने भी कभी ऐसा सोच समझ के हर कोई चीज बोली, और भारत बड़ी नापी तुली बात बोल रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और इसको हमने ऐसे ढंग से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू लगाना है इंडिया का कि हम कुछ ऐसा ना करें जो भारत के रिलेशनशिप को इफेक्ट करे, चाहे वो मुस्लिम वर्ल्ड हो या आपका इजराइल हो।
तो इसलिए भारत जो है पहले जो स्टैंड लेता रहा और वो अभी भी है, हम पैलेस्टाइन कोज के साथ हैं और हम जो टेररिज्म के अगेंस्ट हैं और हम कहते हैं जो हमास है वो उसका कोई पैलेस्टाइन से लेना देना नहीं, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिप्रेजेंट नहीं करते पैलेस्टाइनियंस को। तो ये भारत का स्टैंड है और भारत ने ये तो हरदम कहा कि हम टू नेशन थ्योरी मानते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से पैलेस्टाइन के लिए भी देश होना चाहिए और यहूदियों के लिए भी, जूस के लिए भी होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस स्टैंड पे कोई बदलाव आया है भारत में। और मुझे मतलब लगता है कि ये जितने अरब लोगों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा किए हुए उसे खाली करनी होगी। मतलब गाजा में जो आज चल रहा है, गतिविधियां चल रही हैं, तो अगर उस परिदृश्य में देखा जाए अटल बिहारी की सरकार में, तो आज वो स्टैंड शायद गाजा के समर्थन में होता। देखो ये सच्चाई है कि कुछ स्टैंड में फर्क तो ये है कि आप कह रहे हो जो गाजा पट्टी है जी 2005 तक जो गाजा पट्टी थी उसमें इजराइल ही था, इजराइल खुद ही वहां से निकला है। उसको ये पता चला कि भाई आप दूसरे को रूल नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम है। ये अलग बात है, मैं ये कहता मानता हूं कि एक बहुत बड़ा सदमा लगा 7 अक्टूबर को। इन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ कर सकता है। हमास जो गाजा पट्टी में 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, तैयारी कर रहा है और मसाद भी फेल होगी, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी फेल होगी और उनकी फौज भी कुछ टाइम के लिए फेल होगी। ये मान के चलना पड़ेगा इजराइल को। और इसीलिए अब इजराइल ने मन बनाया है चाहे कुछ भी हो, हमास को हम खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, क्या करेंगे, वो तो समय ही बताएगा। उसमें वो चर्चा का विषय है और वो चल सकते हैं कि क्या एंड में ये गाजा पट्टी के अंदर घुसेंगे। ये मेरा मानना है, पर्सनल मानना है कि वो घुसना पड़ेगा, क्योंकि जो लड़ाई मैंने करी है और जानता हूं कि जब तक आप फिजिकली एंटर नहीं करेंगे तब तक आपके पास वो जगह नहीं हो सकती। क्या वहां पर इजराइल को रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, वहां से फिर निकलना चाहिए, पर जाना बहुत जरूरी है। तो वो क्यों नहीं जा रहा? देखो इसलिए नहीं जा रहा, एक तो 200 के करीब अभी भी उनके जो होस्टेजेज हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं पता, क्योंकि वो तो हमास उनको मारना स्टार्ट कर देगा तो इजराइल बैकफुट पे आ जाएगा। दूसरा ये है जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको वो हमास एक प्रकार से ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है। बार बार जो इजराइल है वो कह रहा है कि आप साउथ की तरफ जाएं, वो जाने नहीं दे रहा, क्योंकि सच्चाई है वो हमास को कोई लेना देना नहीं पैलेस्टाइन से, वो इनको इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसलिए वो भी एक क्लियरिटी करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहां पर टनल डिफेंस बना रखी है, लड़ाई आसान नहीं होगी। इसलिए इजराइल चाहता है कि इतना रजिस्टेंस खत्म कर दो फायर कर करके रॉकेट मिसाइल से कि इसके अंदर विल टू जो फाइट है वो खत्म हो जाए और फिर अंदर घुसे। क्योंकि अगर आप घुसे तो अब हमास इतना आसानी से को जीत हार नहीं पाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि आगे कब करेगा वो समय बताएगा, मगर वो हमास को बिल्कुल एक प्रकार से वीक करके फिर अंदर बढ़ेगा, क्योंकि इस हालात में वो वीक नहीं है। और ये सच्चाई है कि वोरा साहब कई चैनल पे बता भी रहते हैं कि इनकी जो लीडरशिप है वो कतार में भी, सीरिया में, वो लीडरशिप को अलग जाएंगे, ये पक्का है, इजराइल उसको छोड़ेगा नहीं। मगर ये सच्चाई है कि अब उसका एक एम तो है कि किसी तरीके से हमास को खत्म करना जितना भी हो सकता है। और दूसरा मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश करना चाहता है कि जो गाजा पट्टी है वहां से हमास बिल्कुल खत्म हो जाए। हिजबुल्लाह को भी वो एक प्रकार टारगेट करेगा लेबनान में, और उसके बाद ये सच्चाई है कि वो वहां नहीं रहेगा। वहां पर रहना इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है, और वो उसको पहले लेसन लर्नड है, इसीलिए वो 2005 से निकला था। और वो अच्छी बात थी, मगर उसने ये नहीं सोचा था कि निकलने के बाद हमास ये कर सकता है जो 7 अक्टूबर को किया। प्रियांक जी, वोरा साहब, एक बड़ी आशंका इस बात की भी है कि इजराइल हमास की लड़ाई के बीच यूरोपियन कंट्रीज और गल्फ कंट्रीज वर्ल्ड वॉर छेड़ सकती हैं आपस में। थोड़ा स्पष्ट करें, क्या आसार बन सकते हैं विश्व युद्ध के? विश्व युद्ध किसके और किसके बीच में होगा? वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? सारी दुनिया एक दूसरे से लड़ती है जी, लेकिन एक इस तरह की अटकलें जो लग रही हैं कि यूरोपियन मैं बता रहा हूं आपको, तीसरा विश्व युद्ध आप इसकी बात कर रहे हैं, चौथा युद्ध लड़ेंगे हम पत्थरों के साथ और डंडों के साथ। ये न्यूक्लियर दुनिया है सर। वो आपका पड़ोसी मुल्क है, वहां का कोई नेता वेता है, किसी का दामाद है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बम फेंक के आएंगे भारत पर। इस पर दिस इज टोटल नॉनसेंस। इसको अपना भेजा, इसका मेरा भेजा फ्राई हो गया, किसी डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करा। वर्ल्ड वॉर किस बात के लिए सर? यूरोप अपनी डिस्ट्रक्शन रिस्क करेगा पैलेस्टाइन की खातिर, इजराइल की खातिर?
रशिया अपनी डिस्ट्रक्शन रिस्क करेगा ईरान की खातिर? कौन कौन लड़ना चाहता है किसके लिए? अगर आप मिसाल के तौर पे आज देखिए सर, एक चीज आपको बता देता हूं कि आजकल तो ईरान सबका डार्लिंग बना फिरता है। जब यही व्लादिमीर पुतिन चेचनिया में, इंगुशेटिया में डागे, मैं तो काम कर चुका हूं वहां, चेचन लोग जो मुसलमान हैं उनको ठोक रहा था, यही ईरान बोला कमीने तू बड़ा पाजी है, तू ये है, तू वो है। और जब चीन ठोक रहा था उइगुर मुसलमानों को, चीन तू बदमाश है, तू चोर है, तू आज तो डार्लिंग 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 हो रहा। ये कब तक चलेगा सर? कल फिर से वही बात शुरू हो जाएगी। रियलिटी ये है, कोई नहीं रिस्क करेगा वाइडर कॉन्फ्लिक्ट। किसको फायदा हो? इस पैलेस्टाइन धरती के लिए वो लड़ेंगे? कौन लड़ेगा उसके लिए सर? मैंने तो ये देखा है बड़ी बड़ी चीजों में। अफगानिस्तान में तो आपने स्टेबलाइजेशन कर दिया था, फिर उसके बाद क्या हुआ? आप वापस देख के आगे तालिबान को निकाला, तालिबान को आप वापस लिया। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। जनरल साहब कह रहे हैं हुकूमत करना बड़ा मुश्किल होता है। सो वर्ल्ड वॉर की बात करना इट्स टोटली इनअप्रोप्रिएट। सऊदी के क्राउन प्रिंस, पहला विश्व युद्ध क्यों शुरू हुआ था? दूसरा कहाँ शुरू हुआ था? यूरोप में। दूसरा भी यूरोप में हुआ था, तीसरा भी यूरोप में होगा, अगर हुआ एशिया में नहीं होगा। तो इस तरह का बयान सर जो सऊदी के क्राउन प्रिंस का आया था अभी बीते रोज कि हम लोग एक बड़े वैश्विक गंभीर हालातों की ओर बढ़ रहे हैं, अगर ये लंबा युद्ध चला तो विश्व के कई देश इससे प्रभावित हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पे यही कहा गया कि हम वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप इसका सिरे से खंडन करते हैं? टोटली ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर विश्व में कोई समस्या आज हो रही है, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, यूक्रेन जंग के कारण काफी हद तक हो रही है। रूस बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, यूक्रेन बहुत बड़ा है, उसके कारण हो रही है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे वेनेजुएला पे, अब उनको हटा रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर अमेरिका है। तो सर इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस जंग का समाधान होगा। कब तक चलेगा ये? कब तक ये बम फेंकते रहेंगे? कब तक उनको मारते रहेंगे? और दूसरी तरफ आपके अमेरिका जो बाइडेन साहब के भतीजे वहां बैठे हुए हैं यूक्रेन में, वो रो रहा है कि आए मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे भूल गए हो, मुझे भी कुछ दो। फिर अभी $100 बिलियन या कितने $200 बिलियन उन्होंने अपनी कांग्रेस से मांगे, एक ढेला नहीं मिलेगा। अब देखने वाला है कि यहाँ पे होता क्या है। बट माई प्रेडिक्शन, वैसे भविष्यवाणी हम लोग नहीं करते, 4 हफ्ते तक ये जंग चलेगा। इजराइल बूट्स ऑन द ग्राउंड तभी रखेगा जब पूरी तरह से इसकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, और ईरान को जो बड़े बड़े देश हैं वो मिलके ठोकेंगे सर अफगानिस्तान के जरिए। सांप का सर तेहरान में अफगानिस्तान के जरिए ईरान पर होगा चौतरफा हमला, क्योंकि वो है शिया और अफगानिस्तान है सुन्नी, उनके संबंध ठीक नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी बड़े मजे से चल रही है, उनका अफगानी बड़ा खुश है। अमेरिका गाली भी नहीं दे रहा तालिबान को। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी लगभग शांति है, और उनके वहां पे उन्होंने जो तैयारी की है मैं जानता हूं सर, वो वहां से ठोकेंगे ईरान को। और ये मुल्ला जो ईरान को चलाते हैं वो भाग जाएंगे, क्योंकि इंटरनली फाइनली जब लोग उठेंगे सर, मैंने मिस्र में देखा है, मैंने सूडान में देखा, मैंने जिम्बाब्वे में देखा, बुर्किना फासो में देखा, बांग्लादेश में जनरल साहब को याद होगा हमने देखा था, जो लोकल पॉपुलेशन अपने लीडर्स के अगेंस्ट उठ पड़ती, इजिप्ट में देखा, तब उनको कोई नहीं रोक सकता। यही होने वाला है। शिया सुन्नी मुल्कों का जिक्र किया, लगभग सभी शिया और सुन्नी मुल्क अब एक साथ खिलाफत कर रहे हैं इजराइल की। सबने दोस्ती भी की थी। इजिप्ट सबसे पहला था, बहरीन ने भी की, सूडान ने भी की, सऊदी अरेबिया बात कर रहा था, यूएई ने भी की। सब जानते हैं कि इजराइल कहीं नहीं जाएगा। सब ये भी जानते हैं कि इजराइल के पास वो चीज है छोटी सी जो बूम करके पड़ती है, मेरा मानना है, और फिर दुनिया तबाह हो जाती है, जिसको आप न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं। उससे कोई पंगा नहीं लेने। इजराइल इज देयर टू स्टे, और पैलेस्टाइन को हमने वापस लाना है ताकि वो डिग्निटी के साथ अपना जीवन जी सके वहां के लोग। ठीक है सिवाज साहब, एक और अहम तथ्य जिस पर सबकी दिलचस्पी लगातार बढ़ी हुई है, अगर ये जंग चलती रहती है और आगे आने वाले दिनों तक, तो इकोनॉमिकली कितने मुल्क इससे अफेक्टेड होंगे? भारत के साथ दोनों देशों के व्यापार पर कितना फर्क पड़ जाएगा? जो इजराइल के साथ $12 बिलियन के नुकसान की खबरें भी इस तरह की चल रही थी, उसको भी थोड़ा क्लियर कर दें। हाँ बिल्कुल, देखो प्रियांक, इसमें कोई शक नहीं कि जब भी कभी लड़ाई लंबी चलती है तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। जैसे रूस यूक्रेन लड़ाई में फूड फर्टिलाइजर और में आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, फूड फर्टिलाइजर। इसके अंदर अगर आप देखें, दायरे में इजराइल में ऑयल नहीं, और अभी तक जो पैलेस्टाइन वहाँ भी ऑयल नहीं, मगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो फिर थोड़ा सा ऑयल के रेट बढ़ सकते हैं अगर कोई देश दूसरा इसमें आता है। पर अभी मुझे नहीं लगता कि इम्पैक्ट होगा कोई ऑयल प्राइसेस पे, क्योंकि यहाँ इजराइल में ऑयल होता ही नहीं।
अब बात आती है कि हमारे को क्या इम्पैक्ट होने वाला है इमीडिएटली। देखो इमीडिएटली ये है कि अगर वहां पर अनसर्टेनिटी का माहौल रहता है पूरे मिडल ईस्ट में, तो हमारे बहुत लोग वहां काम कर रहे हैं, 30 से 35 लाख के करीब, उनका वहां रहना मुश्किल हो सकता है। और ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वहां से रिन्यूमिनेशन जो आती है वो भारत को बहुत ज्यादा आती है। और दूसरा जो है कि इजराइल को अगर देखें तो भारत के जो डिफेंस के रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम इसको अनाउंस नहीं करते कि इजराइल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इजराइल अमेरिका जितना इंपॉर्टेंट है जब बात डिफेंस की आती है, क्योंकि उसने हमारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर की, हमको उस टाइम मदद की है जब कोई नहीं मदद कर रहा था। जैसे किसी हालात में रूस ने हमें हमारी बहुत मदद की है, इसलिए भारत हरदम रूस के साथ खड़ा है। तो इजराइल के साथ भी भारत ऐसे रिलेशन रखना चाहता है, और इसलिए कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा कि अगर इजराइल लड़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा शामिल रहेगा तो उसकी इकॉनमी को फर्क पड़ेगा। पर सबसे इम्पैक्ट आएगा ये जो भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला था, जो कि एक होप थी कि बहुत डेवलपमेंट होगी, क्योंकि सबको पता है यूएई और सऊदी अरेबिया को मालूम है 10 साल के बाद ऑयल डॉलर खत्म है, और इसलिए वो अपनी इलाज कर रहे थे इकोनॉमी, और उनको चाहिए ये कॉरिडोर से एक प्रकार से बहुत ज्यादा तरक्की हो सकती थी, मगर और वो BRI जो है चाइना का उसको भी फेयर कर सकते थे। तो उस पर एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि चीन का इसमें बहुत फायदा है, कहीं चीन का कोई हाथ तो नहीं है। और इसी प्रकार से रूस को क्या फायदा है इनडायरेक्टली इन दोनों को, कि ये लड़ाई चलती है तो जो रूस यूक्रेन की लड़ाई है उसके ऊपर फोकस हटेगा, और यूक्रेन को जो सामान दिया जा रहा था शायद उसमें कमी आए, और यही पुतिन को चाहिए, क्योंकि पुतिन के भी तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा है कि ये लड़ाई लंबी खिंचने से उसकी इकोनॉमी भी कमजोर हो रही है, वो नहीं चाहेगा कि उसकी इकोनॉमी कमजोर हो। तो कहने का मतलब यह है कि भारत चाहेगा इसका कोई सोल्यूशन निकले, क्योंकि भारत का इम्पैक्ट एडवर्स तो होगा पर इतना नहीं होगा इमीडिएटली। ये आपने डिफेंस मामलों की बात कही कि डिफेंस मामलों में भारत अफेक्टेड होगा इंडिया। पैलेस्टाइन क्या अफेक्ट कर सकता है भारत को किस मामले में? कुछ नहीं। देखो पैलेस्टाइन का तो मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये तो हमारा एक ह्यूमन कॉज है और हम हरदम इसके साथ खड़े हुए। देखो भारत की भारत पे सबसे पहला देश है जो एक इनको रिकग्नाइज किया है, PLO के साथ खड़ा रहा है, और भारत ये कहता रहा है कि 2 नेशन थ्योरी को मानते हैं, हम पैलेस्टाइन कॉज के साथ हैं, पैलेस्टाइन को भी एक देश मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता उसमें कोई बदलाव आया है, पर क्या हमको कोई मदद मिल सकती है पैलेस्टाइन से? हमारे कोई रिलेशनशिप डायरेक्ट है? मुझे नहीं लगता कोई खास है। हमारे रिलेशन अगर किसी के साथ हैं वो इजराइल के साथ हैं या सऊदी अरेबिया के साथ है, UAE के साथ है, ये हमारे से ऑयल हम लेते हैं इनसे, और ईरान से हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो चाबार पोर्ट को लेके। देखो सच्चाई है कि सुन्नी शिया की लड़ाई में भी भारत एक ऐसा देश है, अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो भारत के साथ सबके अच्छे रिलेशन, और स्पेशली ईरान को खतरे में बता रहे हैं। देखो बोरा साहब ने का भी अपना व्यू पॉइंट है, उसको सोच के चलना चाहिए, क्योंकि कोई किसी की गारंटी से कोई चीज नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं हमें तो ईरान को अपने फायदे से देखना, हमें चाहिए कि जो चाबार पोर्ट है उसमें कोई दखल अंदाजी ना हो, क्योंकि वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो सेंट्रल एशियन स्टेट या नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तरफ जाते हैं, और अभी तक हमने ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखे हैं। देखो ये भी मैं बताऊंगा व्यूअर्स को, किसी टाइम में अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला था, और हमने जो ईरान से हम 20-25% ऑयल लेते थे वो जीरो कर दिया था, क्योंकि उन्होंने काटसा लगा दिया था, काउंटरिंग अमेरिका थ्रू सैंक्शन है। मगर जब रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई तो उसमें काटसा नहीं लगाया, और काटसा ना लगाने के कारण भारत ने इसका इस्तेमाल किया, और भारत आज रूस से 32% ऑयल लेता है और उसको रिफाइन करके जो यूरोप में भी बेचता है। तो ये सच्चाई है कि भारत को अपने इकोनॉमिक जो हित है उनको भी देख के चलना पड़ेगा, और सोच समझ के डिप्लोमेसी जाएगा। बाकी जो है वो सब अच्छी तरीके से समझा पाएंगे कि भाई एक इसको अंदर क्या बैलेंसिंग एक्ट करना है। हमने ऐसा बैलेंसिंग एक्ट करना है कि ये सारे एक्टर्स और करेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सऊदी और UAE मुस्लिम वर्ल्ड भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इजराइल बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम पैलेस्टाइन कॉज के साथ हरदम खड़े रहे हैं, हम में कोई बदलाव नहीं आया है, और इसलिए भारत मुझे लगता है एक अहम रोल प्ले कर सकता है। और एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि क्या इसका दायरा बढ़ सकता है, मुझे लगता नहीं कि इसका दायरा अभी इमीडिएटली बढ़ सकता है। इसके अंदर जो कोई आ सकता तो वो ईरान है हिजबुल्लाह के अलावा। पर जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप
28 शिप्स हैं और 15,000 के करीब ट्रुप मेडिटेरियन रखा है। मुझे लगता नहीं कि ईरान कोशिश करेगा, और ईरान बार बार इस चीज़ को कहता रहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, जो हमास ने किया है 7 अक्टूबर से, और हमने इसकी कोई मदद नहीं। ठीक है दीपक सर, विदेश नीति एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, इजाजत दें। जनरल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है 1969 आपका जन्म नहीं हुआ था, मैं तो 72 साल का हूँ, 50 साल हो गए कूटनीति में। एक मीटिंग हुई थी मोरक्को में, और उसके बाद वो बना था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पहली मीटिंग थी, हमें बुलाया गया था, वहां गए तो हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया मीटिंग से, क्योंकि आपका पड़ोसी मुल्क, उनका एक नेता था बहुत शराब पीता था, उसने नौटंकी करनी शुरू कर दी कि भारत आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। हम वहां से चले आए। 50 साल बाद जब उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की 50वीं मीटिंग हुई, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था? भारत। सर मैं आपको बता दूं, ये बहुत पुराने विचार हैं कि हमने जब शुरू में आज़ादी के बाद अरब लोगों के साथ अच्छी दोस्ती की कि भाई पाकिस्तान ये हिंदू मुस्लिम इशू ना बना दे, हमें एनर्जी चाहिए, और फिर भारत में बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है। आज भारत उस पोजीशन पे है सर, सबसे बड़े बड़े सम्मान जो उनके हैं, नेशनल ऑनर्स, कई इस्लामिक देशों ने नरेंद्र मोदी को दिए हैं। वो भारत की ताकत को पहचानते हैं। तो आज हमारी दोस्ती बराबरी की है। ये नहीं कि साहब नहीं सऊदी अरेबिया कहते हैं, कहने दीजिए सऊदी अरेबिया कहता है, जब उसको पता है कि अमेरिका निकल गया था मिडिल ईस्ट से, और फिर वो हमारी तरफ देख रहा था सिक्योरिटी के लिए। आप जानते हैं कितनी मिलिट्री, जनरल साहब बताएंगे आपको, नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं ये खाड़ी के देशों के साथ, क्योंकि भारत पर वो भरोसा करते हैं। चीन के साथ नहीं करते, रूस के साथ करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। अमेरिका ने जब कहा कि मैं पिवट टू एशिया कर रहा हूँ, यानी मैं ठोकूंगा चीन को और रूस को, मैं मिडिल ईस्ट से जा रहा हूँ, और बचता कौन है? और बचता भारत है। इसीलिए अब ये बायलैटरल म्यूचुअल रिलेशनशिप बन रही है, उनको भी फायदा है, हम भी फायदा देख रहे हैं। और एक फाइनल चीज आपको बता देता हूँ सर, आई डोंट टॉक अबाउट दिस, लेकिन आपका चैनल मुझे बहुत पसंद है, यू आर वेरी गुड। 90s में 90s में मेरा ख्याल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जब हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर रहे थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी एक महिला होती थी गोल्डा मेयर, मुझे मालूम नहीं आपने सुना है, उनको आयरन लेडी कहते थे। तो मुलाकात हुई थी और उनसे कहा कि भारत अब इजराइल के साथ अपने संबंध फॉर्मलाइज और मजबूत करना चाहता है, और उन्होंने जवाब दिया, हम तो आपका इंतजार कब से कर रहे हैं, पर आप तो आए नहीं। Oh my So you understand that Israel has also wanted a good relationship भारत के साथ, और फिर वो रिलेशनशिप बढ़ती जाएगी, वो रुकेगी नहीं सर। इसीलिए तो सर इजराइल का इतिहास भी गवाह है, सारी दुनिया ने जूते मारे हैं यहूदियों को, एकमात्र देश भारत है जिसने कहा आज आप मेरी धरती पर बस जाओ। और मुझे लगता है जी, और एक अगले सवाल का मुझे लगता है जवाब ज़्यादा बेहतर सिवाज साहब दे पाएंगे। चाइना के स्टैंड का भी जिक्र होना चाहिए इस पूरी गतिविधि में। बीते रोज उसने खुले तौर पर हमास का सपोर्ट कर दिया है, और तो क्या हम आने वाले दिनों में चाइना के इस जंग में शामिल होते हुए देख सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, से स्पष्ट करें थोड़ा। मुझे प्रियांक लगता नहीं कि चाइना इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। चाइना को इनडायरेक्टली तो फायदा है। मैंने बताया कि जिस प्रकार से ये भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर खटास में पड़ जाएगा, जो उसके लिए बहुत बड़ा चुनौती थी, उसके बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और अब वो एक्ट्रेस कैरेक्टर का रोल प्लेगा, पर वो डायरेक्टली किसी की हेल्प नहीं करेगा। वो मुझे नहीं लगता इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो सकता है। उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये लड़ाई चलती रहती है तो कहीं चीन कुछ ताइवान पे तो नहीं कर देगा। ये एक क्वेश्चन मार्क हर एक के माइंड में रहता है, क्योंकि जो हमास ने इजराइल पे किया ये तो सपनों में भी कोई नहीं सोच सकता था, और उसने फिर कर दिया, तो ये एक डर है। और जब बात आती है चीन की, तो भारत बहुत चौकन्ना है। ये याद रखो, 3 डिवीजन लेके भारत के अंदर आ गया था अप्रैल में 2020 को, और उसने सरप्राइज किया था। तो ऐसे में वो कौन से देश हैं जो हमारे को डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत अहम है, और उसके अंदर अगर आप अभी देखें तो अमेरिका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है और इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें अगर डिफेंस इक्विपमेंट की बात करते हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं कि इजराइल हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, और इसको हम लेके चल रहे हैं कि जो आन दान प्रदान हमारा हो रहा है, जॉइंट प्रोटेक्शन हो रही है, कुछ चीजें ऐसा है इजराइल को लेके वो जो ओपन डोमेन में नहीं आती, मगर वो सच्चाई है। भारत का जो डिफेंस कोऑपरेशन है इजराइल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार से अमेरिका भी इंपॉर्टेंट है, तो हम क्वाड का हिस्सा है। और बाकी हम हमारे को 4 बेसिक फाउंडेशन एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं, जिसके अंदर आपका लीमियो है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज, मेमोरेंडम ऑफ
एग्रीमेंट, फिर हमने कोमकासा किया, कम्युनिकेशन कम्युनिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, फिर हमने बेका किया, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। मतलब कि जो टेक्नोलॉजी वो पहले किसी को नहीं देता था, आज वो भारत को देने को तैयार है, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर देखें, वो महिंद्रा डिफेंस बना रहा है, K9 वज्रा हमने साउथ अफ्रीका के लिए उसको LNT बना रहा है। तो ये एक बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत, जहां चीन की बात होती है, वो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि वो एक्टर्स एंड कैरेक्टर कौन है, और अगर चीन की बात होती है तो भारत का नजरिया ये है, भारत के लिए अमेरिका भी बहुत इंपॉर्टेंट, और भारत के लिए इजराइल बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से। जी दीपक सर, इस तरह की बातें जो होती हैं कि जब समर्थन कर दिया है चाइना ने हमास का, तो भले डिफेंस के तौर पर हथियार ना सप्लाई करे, लेकिन आर्थिक तौर पर इस तरह की बातें हैं कि हमास को आर्थिक तौर पर चाइना का सपोर्ट है, उसे फंडिंग हो रही है इस तरह के मुल्कों की ओर से। इसको लेकर क्या बातें हैं? ये मैंने ये नहीं देखा है, मैंने ये जरूर पढ़ा है उनकी स्टेटमेंट कि हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमास का नाम शायद उन्होंने स्पेसिफिक ही नहीं लिया। वो तो बहुत ही बिल्कुल बुरी चीज होगी। इजराइल की खिलाफत की है, इजराइल की खिलाफत अगर की है तो हमास की गतिविधियों का सपोर्ट किया है। इसमें बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है कि मैं कह सकता हूं कि इजराइल बड़ा गंदा देश है, ये मैं कभी नहीं कहूंगा। हिजबुल्लाह और वो हमास मेरे चाचे हैं, ये हम कभी नहीं कहेंगे सर। तो इसमें क्या है कि चाइना देख रहा है, चाइना का कोई रोल नहीं है वहां, लेकिन वो देखना चाहता है कि यहाँ आगे क्या होगा। इट्स अ होल्डिंग ऑपरेशन। हम भी कई बार करते हैं कि देखें भाई यहाँ क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है सर। अमेरिका इज नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व। अभी वो आप उसकी इकोनॉमी की बुरी हालत है, इलेक्शन आने वाली है, जो बाइडेन साहब की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे है। इजराइल में आप जानते हैं कि नेतन्याहू साहब की पॉपुलैरिटी नीचे, हमारे देश में इलेक्शंस होने वाली हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी चीज इसके अंदर होगी, किसी को फायदा नहीं होगा। फायदा अगर होगा तो उन लोगों को होगा जो आतंकी संगठन है 170 या 180 दुनिया भर में, उन्हीं को फायदा होगा और किसी को नहीं। बस इतना मेरा कहना है, मेरा मानना है कि ये जो इस समय चोट लगी है इजराइल को आतंक से, उसका बदला लेना बहुत जरूरी है दुनिया को बताने के लिए कि इस जंग में आतंक के बरखलाफ आज केवल इजराइल वर्सेस हमास नहीं है, आज द होल वर्ल्ड वर्सेस टेररिज्म है। और मैं संदेश, आपका चैनल तो मिडिल ईस्ट में भी देखा जाता है, मेरे इजरायली बहुत से दोस्त हैं, और अगर इजाजत दें उनको एक संदेश देना चाहता हूँ हिब्रू में, और हिब्रू में ये मेरा संदेश है, पिज़्ज़ाथॉन ले इजराइल, मिटा दो। ये मेरा संदेश है मेरे इजरायली दोस्तों। जी, और आखिर में बात, अगर आप दोनों से मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहूँगा अंतिम क्षणों में। इस तरह की बातें भी हो रही हैं, इजराइल के समर्थन तो लगातार होता रहा है और तमाम मुल्क कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ उनके साथ खड़ी हैं, लेकिन इस तरह की बातें भी हैं। तमाम मीडिया की मैगजीन्स में इस तरह की हेडलाइन बन रही हैं कि जेनेवा संधि, जेनेवा कन्वेंशन तोड़ा गया है नेतन्याहू की ओर से। जब बीते रोज़ गाज़ा के एक अस्पताल में हमला हुआ, 500 से ज़्यादा लोग उस अस्पताल के अंदर मौजूद थे और मौके पर ही मारे गए। हालांकि वो जो नेतन्याहू की ओर से इस तरह की बात कही गई कि वो हमला उनकी ओर से नहीं किया गया, मिस फायर हुआ हमास की ओर से ही। तो क्या इस तरह की बातें जो हैं कि नेतन्याहू नहीं मानते जिनेवा कन्वेंशन को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शुरुआत आपसे करूंगा दीपक साहब। नहीं सर, इजराइल सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे इलेक्शंस हर 3 महीने में हो जाती हैं, सरकार चली जाती है, दूसरी आ जाती है, ये सब कहने की बातें हैं। सर एक चीज आपको बताता हूँ, एक जब मैं मैड्रिड में पोस्टेड था, एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की, जो नए देश उभरे थे उस समय सोवियत संघ के टूटने के बाद, उनको बुलाया था, और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल साहब को भी स्पेशल एक्सपर्ट बुलाया था, गोर्बाचोव साहब वहाँ थे, क्लिंटन साहब थे। तो एक एम्बेसडर ने सिवाज साहब शिकायत की प्रेसिडेंट गोर्बाचोव से, मैं साथ खड़ा था, कि आपने इतने सारे देशों को बुलाया ये डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के लिए, किसी अरब देश को नहीं बुलाया। तो गोर्बाचोव मुस्कुरा के कहता है, कौन सा अरब देश है जो डेमोक्रेटिक है? किसी के पास इसका जवाब नहीं था। तो इजराइल तो वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल डेमोक्रेसी है सर, वो दुनिया का 193 में से 165 देश युद्ध के नियमों की जो बात है, युद्ध के नियम जो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका सिस्टम अलग है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये होगा वो होगा, और ये जेनीवा कन्वेंशन के कानून तोड़ रहा है, कौन से कानून तोड़ रहा है? राइट टू सेल्फ डिफेंस, ये जेनीवा कन्वेंशन को पढ़िएगा, यूएन चार्टर को पढ़िएगा, उसमें लिखा है। जी सिवाज साहब, जेनेवा कन्वेंशन के नियम नहीं तोड़े गए?
बिल्कुल नहीं। देखो सच्चाई ये है प्रियांक, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हॉस्पिटल पे हमला हुआ है वो बहुत ही नुकसानदायक है, पर वो इजराइल ने नहीं किया है। क्योंकि इजराइल ऐसा क्यों करेगा जब वहाँ जो बाइडेन आने वाले हैं उसके 200 से ज़्यादा हॉस्टेजेस अभी भी हमास के पास हैं। और सच्चाई ये है कि ये जो इस्लामिक ग्रुप था जो हमास के नज़दीक वो है, रॉकेट उसका- कहीं और गिरने थे, और लेकिन वो वो यहाँ गिरे हॉस्पिटल में गिर क्योंकि गए। क्योंकि ये प्रूव हो गया। आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और आप प्रूव कर सकते हैं कि ये किसका हाथ है। और इसीलिए मुस्लिम वर्ल्ड अभी चुप है, उनको समझ आ गया कि इसके अंदर इजराइल का कोई लेना देना नहीं। इजराइल जो है अभी भी टेररिस्ट के अगेंस्ट जाता है पर सिविलियन के अगेंस्ट नहीं जाता, ये सच्चाई है। और इसके बावजूद कि उसके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है हमास की द्वारा 7 अक्टूबर को कि औरतों के साथ एक प्रकार बलात्कार किया, बच्चों को मारा, मगर अभी भी उसके अंदर ह्यूमैनिटी है। वो नहीं जा रहा पैलेस्टीन सिविलियन के पीछे, वो हमास के पीछे जा रहा है। तो ये कहना कि क्या उसने कोई वायलेशन किए हैं वीना कन्वेंशन, मुझे नहीं लगता कि है। वो फॉलो कर रहा है रूल ऑफ द गेम, और ये अगर कोई इसको वायलेट कर रहा है तो वो हमास है। पहले दिन से ही उसने कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए, क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसका आतंकवाद ही फलाना एक एम है, ना कि किसी तरीके से कोई वीना कन्वेंशन को फॉलो करना। प्रियांक जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का TV9 के साथ अपना कीमती वक्त शेयर करने के लिए। हमारी आशा और उम्मीद यही कि जल्द ये जंग खत्म हो और दोनों देशों का फैसला मानव जाति के हित में हो। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।